हेलो एवरीवन। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम को जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, Who defined public administration is that part of the science of administration which has to do with government and thus concerns itself primarily with the executive branch where the work of government is done, though there are obviously problems in connection with the legislative and judicial branches. किसने परिभाषित किया? लोक प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह की कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। हालांकि प्रत्यक्ष विधिक और न्यायिक शाखाओं के साथ इसके संबंध में समस्याएं हैं। ए. एफ.ए. निग्रो, बी. डेविड वाल्डो, सी. वुड्रो विल्सन, डी. लूथर गुलिक। ये डेफिनेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। किसने दी है आपको बताना है। आप वीडियो को पॉज किया करिए और क्वेश्चन को पढ़ा करिए, उसके बाद आंसर लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप दे सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। देखिए, ये डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दी गई है लूथर गुलिक के द्वारा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु रोट प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक? किसने प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक लिखा है? ये किताब है। हैमिल्टन ने, चार्ल्स जीन बोनिन ने, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने या फिर मूने एंड रेले ने? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्रिंसिपल्स दी एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक बुक चार्ल्स जीन बोनिन की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? लोक प्रशासन पर पहली पाठ्य पुस्तक क्या थी? ए. द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी. सेपरेट एंटाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी. इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी. पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आया हुआ है। स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ सकता है, असर्शन और रीजनिंग में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए, कौन सी पहली टेक्स्ट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहली टेक्स्ट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर और जिसको लिखा है लियोनार्ड डी व्हाइट ने 1926 में ये किताब पब्लिश हुई है। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एप्ली in how many aspects public administration is different from private administration? एप्लीबाई के अनुसार सार्वजनिक प्रशासन निजी प्रशासन से कितने पहलुओं में भिन्न है? A4, B3, C5, D4। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ डिफरेंसेस बताए हैं। एप्ली ने आपको बताना है कि कितने तरह के डिफरेंसेस बताए हैं इन दोनों के बीच में। और देखिए, इस पर वेरियस थिंकर्स ने बताया है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह है। ये चीज़ें पब्लिक एड को प्राइवेट एड से अलग करती हैं। तो आप ये भी पढ़िएगा। 3-4 थिंकर हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे देखिए, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको ज़रूर करवाऊँगी सारे। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 3 एस्पेक्ट्स में एप्ली ने बताया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से अलग है। क्या क्या है वो 3 पहलू? देखिए,
एक है पॉलिटिकल कैरेक्टर, राजनीतिक चरित्र के मायने में देखिए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अलग हैं। दूसरा बात किया है कि ब्रेथ ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट और कंसिडरेशन के मैटर पे, उद्देश्य, प्रभाव और विचार की व्यापकता, ये अंतर है पब्लिक एड और प्राइवेट एड में। और तीसरी है पब्लिक्स अकाउंटेबिलिटी, जन जवाबदेही, जो कि पब्लिक एड में देखिए आप तो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 तरह के एस्पेक्ट्स एप्लिन ने बताए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस द थीम ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द 5 हेड्स, रेलेवेंस, वैल्यूज, सोशल इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस। निम्नलिखित में से कौन नए सार्वजनिक प्रशासन के विषय को 5 प्रमुखों में प्रस्तुत करता है? प्रासंगिकता में, मूल्य, सामाजिक क्षमता, परिवर्तन और ग्राहक संकेंद्रित। ए रॉबर्ट डी गोलम्बिस्की, बी ड्वाइट वाल्डो, सी जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, डी फ्रैंक मैरिनी। थीम ऑफ न्यू पब्लिक एड में ये रेलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज, क्लाइंट फोकस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, जहाँ पर आपको थीम बतानी थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। कुछ ऑप्शंस थे और चूज करना था कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थीम इनमें से कौन कौन से बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किन्होंने बताया है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये 5 हेड्स होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। फ्रैंक मैरिनी ने 5 हेड्स में थीम को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है, रेलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज और क्लाइंट फोकस। फ्रैंक मैरिनी की एक किताब भी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आई है जिसका नाम है पब्लिकेशन ऑफ टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनो ब्रूक पर्सपेक्टिव। ये किताब इनकी टुवर्ड्स न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 6th क्वेश्चन है, हु कॉल्ड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? नए सार्वजनिक प्रबंधन को बाजार आधारित सार्वजनिक प्रशासन किसने कहा? ए पॉलिट ने, बी ऑसबॉर्न ने, सी रोसेनब्लूम, डी गैबलर। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को मार्केट बेस्ड बताया है किस थिंकर ने? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रोसेनब्लूम ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताया है। और भी थिंकर हैं जैसे पॉलिट हैं, उन्होंने मैनेजरियलिज्म कहा है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को, प्रबंधनवाद। और ऑसबर्न और गैबलर जो ये हैं, और इन दोनों ने बताया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट के तौर पर, उद्यमशील सरकार। 3 अलग अलग मैंने आपको बताया 3 थिंकर्स के व्यू। एक रोसेनब्लूम के जिन्होंने मार्केट बेस्ड बताया है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को, और दूसरा पॉलिट जिन्होंने मैनेजरियलिज्म बताया है, प्रबंधनवाद, और तीसरा है ऑसबर्न एंड गैबलर जिन्होंने एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट बताया है, उद्यमशील सरकार के तौर पर न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को बताया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन है, which of the following is not an hindrance and the evaluation of the science of public administration according to रॉबर्ट डहल? निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट डहल के अनुसार लोक प्रशासन के विज्ञान में बाधा और विकास नहीं है? ए वैल्यू परमिएटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मान प्रशासन की अनुमति, बी अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार की अनिश्चितता, सी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिस्ट, लोक प्रशासन की बौद्धिक क्षमता, डी सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन आप अच्छे से पढ़ लिया करिए। अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़िए। लेकिन अगर कहीं पर आपको
अपनी लैंग्वेज में कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है तो आप अगर दूसरी भाषा समझते हैं, आप हिंदी समझते हैं, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आप उसमें भी क्वेश्चन को ज़रूर एक बार क्लियर कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभार थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। अब बताइए कि सही आंसर क्या होगा। रॉबर्ट डहल के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है कि लोक प्रशासन के विज्ञान में बाधा और विकास नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सारे ऑप्शन अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तब आप इसका आंसर जान गए होंगे कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनिस्ट ये कहीं से भी हर्डल में या हिंड्रेंस में नहीं आता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, एज लॉन्ग एज द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट कंपैरेटिव, क्लेम्स फॉर अ साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड साउंड हॉलो इज सेड बाय। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं था तब तक लोक प्रशासन के विज्ञान के दावे खोखले लगेंगे। ये किसका स्टेटमेंट है? हर्बर्ट साइमन का, चेस्टर बर्नार्ड का, रॉबर्ट डहल का या फिर F.W. रिक्स का। अगर आपको क्वेश्चंस की PDF चाहिए, जैसे कि बहुत लोगों के पास वक्त नहीं होता कि वो पूरे वीडियो देखें, तो उसके लिए नीचे नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए अगर आपको PDF चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। रॉबर्ट डहल ने ये स्टेटमेंट दी है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसे अपने नोट्स में एक बार लिख लीजिए एक जगह, जिससे कि आपके पास एक स्टेटमेंट का कलेक्शन हो जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, द हॉलमार्क ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। लोक प्रशासन की पहचान है। ए, कंसिस्टेंसी ऑफ ट्रीटमेंट, उपचार की संगति, बी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सार्वजनिक जिम्मेदारी, सी, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नीति और प्रशासन, डी, मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार में नैतिकता और प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हॉलमार्क पूछ रहा है आपसे, इसका सही आंसर क्या होगा? इसके पहले अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है, आप जरूर देखिएगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सार्वजनिक जिम्मेदारी ही लोक प्रशासन की पहचान होती है। 10th क्वेश्चन है, द बुक एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर डील्स विथ। पुस्तक एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर से संबंधित है। किससे संबंधित है आपको बताना है। ए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, नया लोक प्रशासन, बी, पब्लिक चॉइस स्कूल से, सी, पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण से, डी, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। किससे संबंधित है एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर? अगर आपको एक फ्रैंकफर्ट स्कूल का भी पता होगा कि किससे डील करता है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं, और इस पर मैंने प्रीवियस भी क्वेश्चन कराए हैं। वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन फ्रैंकफर्ट स्कूल पर ही था। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से डील करती है ये बुक एसेंशियल फ्रैंकफर्ट स्कूल रीडर। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या क्रिटिकल अप्रोच स्टडी किस पर फोकस करती है, थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में समझ लीजिए। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी को और डोमिनेशन को स्टडी करती है और बताती है कि डोमिनेशन की वजह से एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है, और अगर हम इस डोमिनेशन को बिल्कुल फ्री कर दें, सोसाइटी को अगर हम इस डोमिनेशन से फ्री कर दें तो सोसाइटी हमारी अच्छी हो जाएगी। डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, डोमिनेशन फ्री सोसाइटी की बात क्रिटिकल पर्सपेक्टिव करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बार आप फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में पढ़ लीजिएगा। 11th क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रिंसिपल ऑफ। कमांड की एकता की अवधारणा सिद्धांत का पूरक है। ए, स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की अवधि, बी, अथॉरिटी, अधिकार, सी, स्केलर चेन, डी, सुपरविजन, पर्यवेक्षण। यूनिटी ऑफ कमांड को कौन पूरा करता है?
इसके लिए आपको यूनिटी ऑफ कमांड पता होना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, और फिर ये सारे ऑप्शंस भी पता होना चाहिए कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या है, अथॉरिटी में क्या है, स्केलर चेन में क्या है, सुपरविजन में क्या है। तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे यूनिटी ऑफ कमांड से, जब आपको सारे ऑप्शंस का मीनिंग पता होगी, इसके कंसेप्ट आपको क्लियर रहेंगे बिल्कुल। तब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। स्केलर चेन पूरा करती है यूनिटी ऑफ कमांड को। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? देखिए आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ब्रीफ में ही बता सकती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और जब वीडियो लंबा होता है तो उसमें भी मैनी पीपल एक्सक्यूज़ करते हैं कि मैम वीडियो बहुत लंबा हो गया। इसलिए मैं आपको हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि ब्रीफ में बताऊँ और आपको समझ में भी आ जाए। और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप डिटेल में उस टॉपिक को एक बार पर्टिकुलरली ज़रूर पढ़ लिया करिए। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, पर्टिकुलरली आपको नहीं समझ आया है, आप उसे एक बार ज़रूर पढ़िए। अब देखिए यूनिटी ऑफ कमांड क्या है। यूनिटी ऑफ कमांड में होता है कि एक एम्प्लॉय को एक सुपीरियर से ही ऑर्डर रिसीव होता है, बस। एन एम्प्लॉय शुड रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर्स ओनली, ये है यूनिटी ऑफ कमांड। स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन में ये होता है कि उसमें हायर जो है उसका कंट्रोल होता है अपने से नीचे वाले के ऊपर। जैसे कि देखिए ऐसे एक ट्रायंगल है, यहाँ पर एक पर्सन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका जो कंट्रोल है वो इसके ऊपर होता है, इसका कंट्रोल इसके ऊपर। तो इस तरह एक स्केलर चेन होती है। जहाँ पर भी देखिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रहेंगे वहाँ पर स्केलर प्रिंसिपल बिल्कुल वर्क करता है। तो वैसे ही यूनिटी ऑफ कमांड में भी स्केलर चेन वर्क कर रही है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर है वो एक सुपीरियर से मिल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, द स्टाफ मस्ट हैव पैशन फॉर एनोनिमिटी। दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। स्टाफ के पास गुमनामी के लिए जुनून होना चाहिए, यह कथन इस प्रकार है। किस कमीशन का कथन है? हूवर कमीशन का, फुलटन कमीशन का, गोरवाला कमीशन का, या फिर ब्राउनलो कमीशन का? इसका सही आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में वैसे हुआ था। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ब्राउनलो कमीशन ने ये स्टेटमेंट पास किया था जिसमें कि स्टाफ को बताया गया था कि उनके पास पैशन फॉर एनोनिमिटी होनी चाहिए। और ये किसके स्टाफ को एडवाइस किया जा रहा है? ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के स्टाफ को एडवाइस किया गया था। इस कमीशन में देखिए तो 3 मेंबर थे, एक लुइस ब्राउनलो खुद थे, और एक चार्ल्स मेरियम, और एक लूथर गुलिक। और ये कमेटी बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन में आपको मैच कराना है। यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, और ये बताना है कि किस यूनिवर्सिटी में ये सबसे पहले लाई गई थी। जैसे कि फुल कंपलसरी पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस यूनिवर्सिटी में आया था, डिप्लोमा कोर्स कब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ से स्टार्ट हुआ, सेपरेट फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किस यूनिवर्सिटी में आया, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है, किस यूनिवर्सिटी में है। आप मैच कराइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे ऑप्शंस देख लीजिए और इनको मैच कराइए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे एक सेपरेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखिए हम अलग से पढ़ते हैं, एक ऑप्शनल के तौर पे वो आ गया है यूपीएससी में। ये सब कब हुआ ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब इसे आप मैच कराइए। फुल कंपलसरी पेपर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है हुआ है, आप बताइए किस यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फुल कंपलसरी पेपर ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1930s के टाइम में। एमए पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में एक कंपलसरी पेपर हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो यहाँ से तो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया। फिर है डिप्लोमा कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया था? ये किया गया है मद्रास यूनिवर्सिटी में 1937 में, राइट। फिर है सेपरेट फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये नागपुर यूनिवर्सिटी में।
और लास्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये न्यू दिल्ली में है और 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था। रिकमेंडेशन हुई थी पॉल एच चैपली रिपोर्ट की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में, तो ये एस्टैब्लिश किया गया था। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी फोर्थ ऑप्शन इसका लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14th क्वेश्चन में वेरियस अप्रोचेस हैं और बताना है कि कौन सा थिंकर किस अप्रोच से रिलेटेड है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अप्रोच है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। इनको मैच कराइए आप। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है नौकरशाही प्रणाली, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, और स्ट्रक्चरल फंक्शनल संरचनात्मक कार्यात्मक अप्रोच है, और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता है विकास प्रशासन। बताइए कि किससे रिलेटेड कौन से थिंकर हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप इनको लेकर के मैच कराइए ए बी सी डी को। नौकरशाही प्रणाली किससे रिलेटेड है, देखिए नौकरशाही प्रणाली रिलेटेड है रॉबर्ट प्रेस्थस से। फिर है डिसीजन मेकिंग अप्रोच, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है थर्ड से, मार्टिन लांडो से। ओके, फिर है स्ट्रक्चरल फंक्शनल संरचनात्मक कार्यात्मक, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है टालकोट पार्सन से। लास्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सबको पता होगा कि ये FW रिक्स इससे संबंधित है विकास प्रशासन में। सबसे महत्वपूर्ण योगदान विकास प्रशासन में आप देखेंगे तो FW रिक्स का ही रहा है। अब इस तरह सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो गया राइट, बी का थर्ड, सी सेकेंड है और डी फोर्थ है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। देखिए ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। जिन्होंने भी थर्ड ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 15th क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गुलिक द ग्रेट लिमिटिंग फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आर। गुलिक के अनुसार समन्वय के विकास में महान सीमित कारक हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीमित कारक कौन से हैं। अथॉरिटी अधिकार, साइज आकार, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अनौपचारिक संगठन, लीडरशिप नेतृत्व, टाइम समय। ए बी सी डी बताइए कि केवल सेकेंड थर्ड फोर्थ है, या फर्स्ट थर्ड फोर्थ है, या फिर सेकेंड और फिफ्थ है, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ। गुलिक के अनुसार बताइए कि सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर कोऑर्डिनेशन के डेवलपमेंट के पीछे क्या है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साइज और टाइम। आकार और समय को गुलिक ने माना है कि ये सबसे ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर हैं कोऑर्डिनेशन के डेवलपमेंट के लिए। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे, और कहीं पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मेंशन कराइए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से इंटरनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिए। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, मतलब समझ लीजिए आपकी मोस्टली यूनिट्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में। अगर आपने सारे क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं आप ज़रूर लगाइए अपनी प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपके पास प्रैक्टिस वीडियो के लिए समय कम है, आप किसी जॉब में हैं, आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप व्हाट्सएप करिए, PDF आपको मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स।
सब्सक्राइब के बटन पर बेल आइकन दिया होगा, उसे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।